गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे एक्सटर्नल मार्केट ऑफ इंडिया, भारत का वैदेशिक बाजार। और इससे पहले मेरे इकोनॉमी के और वीडियो हैं जिसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन यूपीएससी चैनल पे, और यह संबंधित है बैंकिंग सिस्टम, इन्फ्लेशन और कैपिटल मार्केट से। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही सहायक हो सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ ये टोटली बेस्ड ऑन रमेश सिंह की बुक जो है इकोनॉमी की, जैसे कि आप लोग जानते हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक है और किसी भी जैसे कि यूपीएससी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण वो बुक है। ऐसे यूपी जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ऑथेंटिक है, क्योंकि इसमें अच्छे मेथड दिए गए हैं। तो इसको बेस्ड बना के मैं ये जितने भी इकोनॉमी की वीडियो बना रही हूँ वो उस पर आधारित है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अच्छा लगता है जो भी वीडियो, तो कृपया आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक्सटर्नल मार्केट ऑफ इंडिया। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं विदेशी मुद्रा भंडार। तो ये क्या है? यह है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो यह इसको फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। तो इसके अंदर किसी भी अर्थव्यवस्था के समय विशेष में कुछ विदेशी मुद्रा को ही विदेशी मुद्रा संपत्ति या भंडार कहा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत देख रहे हैं हम लोग कि समय विशेष में, किसी समय विशेष में, यानी 1 साल ले सकते हैं या फिर 5 साल, ये जो भी है। तो समय विशेष में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुल विदेशी मुद्रा को ही विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति या भंडार कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं कि गोल्ड, एसडीआर, ये सब आते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं एसडीआर क्या होता है, तो एसडीआर को देख लेते हैं हम लोग। एसडीआर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर इसको कहते हैं। और यह इंटरनेशनल जो हमारे आईएमएफ है उसने 1969 में इस द्वारा निर्धारित किया गया था इसको। और ये जो है एक तरह से जैसे कि सोना हो गया, जो मुद्रा भंडार होते हैं, डॉलर होते हैं, सोना होते हैं, उसके मतलब कि अक्सर दाम आगे पीछे होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो ये अनिश्चित रहता है। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट लाया गया एसडीआर का, तो इसके अंतर्गत यह मतलब इसके मानक निर्धारित रहते हैं। तो इसका यूज अगर कभी भी किया जाएगा तो ये मतलब कि अपने एक ही रेट पे रहते हैं, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी मुद्रा को ये एक मजबूती प्रदान करते हैं, और साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय तरलता को भी बढ़ाते हैं। तो ये हमारा जो भी आईएमएफ के सदस्य देश होते हैं वो एसडीआर धारक होते हैं। ठीक, तो भारत के पास भी एसडीआर है। तो इसके अंतर्गत आप लोग देख लिए कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं, नीचे है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार। तो वह बाजार जहां विभिन्न विदेशी मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है। मतलब कि जैसे कि कोई भी मार्केट है वहाँ पे, जैसे कि हमारे इंडिया ही मान लीजिए, तो इंडिया में अगर कोई भी अगर रुपया से डॉलर में प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है, या फिर पाउंड स्टर्लिंग से फ्रैंक मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे विदेशी विनिमय बाजार या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो हम लोग देख लें कि जो विदेशी विनिमय बाजार है यह कितने तरह से निर्धारित किए जा सकते हैं, उसके हम लोग देख लें कि ये इसके निर्धारित करने के दर क्या हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके निर्धारित करने की 3 विधियां हैं। इसमें है कि पहला है नियत मुद्रा व्यवस्था, और उत्पल्लित मुद्रा व्यवस्था जिसे फ्लोटिंग करेंसी रिजिम कहते हैं, और फिर प्रबंधित विनिमय दर। तो इसके सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ये फिक्स्ड करेंसी रिजिम। आईएमएफ द्वारा तय सदस्य देशों की मुद्राओं की कीमत, जैसे पाउंड स्टर्लिंग, डॉलर और ड्यूक्स मार्क्स रेनबी। इसके अंतर्गत जैसे कि आईएमएफ ने कुछ अपने, जैसे कि ऑफिशियल अगर कह दें कि जो करेंसी है उसको तय करती है आईएमएफ जैसे संस्था, जो संस्था है वो तय करता है। तो इसके अंतर्गत ये विभिन्न मुद्राएं हैं, इसको तय किया गया है। तो उसके जो रेट होते हैं वो सब आईएमएफ के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और ये
ये इसी को नियत मुद्रा व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद है कि प्लावित मुद्रा या फिर फ्लोटिंग करेंसी रिजिम। तो ये है विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियों पर टिकी होती है। तो ये विनिमय दर होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये क्या होता है, मार्केट इसको तय करती है, ठीक। और फिर आगे हम लोग देख रहे हैं प्रबंधित विनिमय दर। तो इसको मैनेज एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो इसका ये रूप जो है, ये मिक्स्ड रूप है। ये हमारे जो फिक्स्ड करेंसी और फ्लोटिंग करेंसी का मिक्स रूप है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार इसको दो वे में इसको जो निर्धारित करती है। तो पहला डायरेक्ट है सरकार के द्वारा, और इनडायरेक्ट मौद्रिक नीति, विभिन्न तरह की मौद्रिक नीति अपना के इसको निर्धारित करती है। तो ये हम लोग को देख लिए क्या कि जो मुद्रा विनिमय है वो कितने तरह के से विदेशी मुद्राओं के विनिमय दर को कैसे निर्धारित करें, इसकी 3 विधियाँ हैं। तो ये 3 विधियाँ देख लिए। आगे हम लोग देखें, आगे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेड बैलेंस, व्यापार शेष। ये क्या है, किसी देश के एक वर्ष के सकल निर्यात और आयात के अंतर को ट्रेड बैलेंस कहते हैं। यह पॉजिटिव डिफरेंस अगर पॉजिटिव रहता है, अगर आयात निर्यात पॉजिटिव रहता है तो उसे अनुकूल या फेवरेबल कहते हैं। अगर निगेटिव रहता है तो अनफेवरेबल कहते हैं या प्रतिकूल कहते हैं। तो एक वर्ष में सकल निर्यात और आयात के अंतर को क्या कहते हैं, जैसे कि भारत को ही अगर एग्जाम्पल के रूप में देख लें, तो जैसे कि भारत में जो भी आयात निर्यात किए जाते हैं एक साल के अंदर, तो उसका अगर अंतर अगर निर्यात ज़्यादा हो जाए, अगर मतलब कि दोनों बैलेंस में रहें, तो क्या होगा, तो फिर यह अनुकूल रहेगा। अगर एक ज़्यादा रहता है, निर्यात ज़्यादा रहता है या आयात ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है कि यह प्रतिकूल यानी निगेटिव डिफरेंस कहेंगे इसको। तो ये जो है, अगर आयात भी ज़्यादा रहे, निर्यात भी ज़्यादा रहे, दोनों ही बैलेंस में रहना चाहिए, नहीं तो हमारे इकोनॉमी के लिए यह नुकसानदायक होता है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं ट्रेड पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। किसी देश की वह नीति जो उसके विदेशी व्यापार को निर्देशित करती है, व्यापार नीति कहलाती है। तो अगर कोई भी, जैसे कि भारत फिलहाल में अभी जो विदेशी इसका पॉलिसी है 2015 से 19 चल रहा है, तो ये किसी भी देश की पॉलिसी जो मतलब उसकी अर्थव्यवस्था, कैसे व्यापार करें, कैसे व्यवसाय करें और किसके साथ करें, ये सब जो निर्धारित करती है वो उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी, ठीक। तो भारत के लिए कंडीशन है कि भारत में प्रत्येक 5 वर्षों के लिए विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की परंपरा रही है। तो जैसे कि फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं 2015 से 19 चल रहा है। तो ये रहा हम लोग का ट्रेड पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब हम लोग देख रहे हैं डिवोल्यूशन अर्थात अवमूल्यन। ये क्या होता है, जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर मूल्य कम कर दिया जाता है। अर्थात अगर 50 रुपये हम लोग का रुपया है और इसके समक्ष जो डॉलर है, डॉलर के समक्ष ये 70 रुपया हो जाता है, तो क्या होता है, हमारा डिवोल्यूशन होता है। और उसके बाद नीचे है रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन जब किसी एक मुद्रा के मूल्य में किसी दूसरी मुद्रा के समक्ष मूल्य में वृद्धि हो जाए। जैसे कि इसके ठीक ये विपरीत होता है। जैसे कि अगर हमारा 60 रुपया ही रहे, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं कि 60 रुपया हमारा है, ठीक। अगर इसके समक्ष डॉलर का जो मूल्य है, इस क्या हो जाता है, ये हो जाता है 60, ये हो जाता है अगर 40 हो जाता है, मतलब इसके रेट बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है हमारा ये इसे अधिमूल्यन, मतलब कि हमारी मुद्रा तो वही रही है, लेकिन उसके आगे जो अन्य मुद्रा है उसके जो मूल्य हैं बढ़ गए। तो इसके आधिकारिक रूप में ऐसा किया जाए तो इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि आधिकारिक अगर सरकारी तौर पे ऐसा, मतलब सरकार ऐसा करती है तो रिवॉल्यूशन कहेंगे, और बाजार ऐसा करती है तो इसे क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन कहते हैं। ये दोनों का एक ही अधिमूल्यन ही होता है, लेकिन बस अंतर ये है कि इसे बाजार करती है और ये जो करती है सरकार, ये रिवॉल्यूशन जो सरकार करती है, और बाजार एप्रिसिएशन का जो बाजार अधिमूल्यन करती है उसे एप्रिसिएशन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे हम लोग देख रहे हैं चालू खाता, करेंट अकाउंट। यह दो तरह का होता है, एक बैंकिंग से क्षेत्र संबंधित और बाहरी क्षेत्र संबंधित। तो ये हमारा बैंकिंग क्षेत्र संबंधित है। यह बैंकिंग सेक्टर में किसी व्यवसाय कंपनी के खाते को चालू खाता के नाम से जानते हैं। जैसे कि करेंट अकाउंट जो होता है, तो कोई भी कंपनी है तो उसके चालू मतलब व्यवसाय कंपनी के खाते, जैसे कोई भी अकाउंट है तो उसको क्या कहा जाता है, बैंकिंग मतलब कि बैंकिंग क्षेत्र से या फिर बैंकिंग से संबंधित करेंट अकाउंट। तो ये क्या होता है, व्यावसायिक कंपनियां केवल इसी खाते पर बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा या नगद सह क्रेडिट की पेशकश की जाती है। अगर कोई भी जैसे कि ऋण वगैरह लेना हो या फिर कोई भी आवश्यकता हो तो वो बैंकों से क्या करती है कि करेंट अकाउंट के तहत ही उसका लाभ ले सकती है। फिर दूसरा है बाहरी क्षेत्र संबंधित। तो इसका तात्पर्य दुनिया के प्रत्येक सरकार द्वारा रखे जा खाते से हैं जिनमें प्रत्येक तरह के लेन देन को दर्शाया जाता है, आयात निर्यात ब्याज भुगतान। तो ये जो है ये प्रत्येक सरकार द्वारा जो बाहरी क्षेत्र संबंधित अकाउंट है, ये किसी भी सरकार द्वारा इसको रखा जाता है और इसको जो रख रखाव इसको करती है, जो इसका रख रखाव करती है, तो इसको रख रखाव केंद्रीय किसी भी देश की केंद्रीय बैंक करती है। और उपयोग दोनों तरह के खाते में सभी लेन देन डेबिट या क्रेडिट के रूप में दर्शाया जाता है। अगर दोनों को हम लोग देख लें, बैंकिंग क्षेत्र संबंधित खाता अकाउंट या फिर बाहरी क्षेत्र संबंधित अकाउंट, दोनों को देख रहे हैं तो नीचे आप लोग देख रहे हैं पैरा में लिखा है कि उपरोक्त दोनों तरह के खाते में सभी लेन देन डेबिट या क्रेडिट रूप में दर्शाया जाता है। अगर चालू खाता सकारात्मक है तो अधिशेष चालू खाता कहते हैं और नकारात्मक है तो घाटा चालू खाता। अगर मतलब कि जैसे कि अधिशेष है तो इसे कहेंगे चालू, और फिर अगर नेगेटिव है तो घाटा चालू खाता कहते हैं। ठीक, ये हमारा रहा करेंट अकाउंट। अब आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये एक साल में दूसरे देशों से कुल लेन देन का परिणाम अर्थात अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई भी दूसरे देश से अगर लेन देन किया जाता है तो उसका परिणाम अर्थव्यवस्था का भुगतान संतुलन कहा जाता है। यदि यह किसी अर्थव्यवस्था के चालू खाते और पूंजी खाते का शुद्ध परिणाम होता है। तो हम लोग देख लिए कि जो चालू करेंट अकाउंट और जो बाहरी था उसे पूंजी खाता, मतलब कि बाहरी खाता जो जिसका प्रयोग सरकार द्वारा की जा रही थी, ये जो इसका ये पूंजी खाता हो गया। तो ये दोनों मिलके उसी का परिणाम होता है। क्या होता है, उसी के अंतर को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं। और फिर ये अनुकूल या सकारात्मक, मतलब इसे अनुकूल या सकारात्मक भुगतान संतुलन में धन अपने आप ही अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार में स्थानांतरित हो जाता है। अगर अनुकूल रहे तो ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में ये जो क्रेडिट हम लोग का मिल रहा है तो वो उसमें चला जाता है। लेकिन अगर नकारात्मक रहे तो इसका मतलब है क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब कि इसके भरपाई क्या करेंगे हम लोग, विदेशी मुद्रा भंडार जो रखें उससे करनी पड़ती है। अगर जैसे कि ये हमेशा क्या होता है, अगर नहीं हो पाती है, मतलब ये अगर नकारात्मक है तो उतनी हैरानी की बात नहीं है। अगर फिर भी अगर क्या होता है इसकी भरपाई नहीं हो पाती है तो हमारे लिए चिंता का विषय है और भुगतान संतुलन संकट के रूप में आ जाता है। तो ये हमारा BOP बैंक ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं एक्सटेंड फंड फैसिलिटी या फिर EFF विस्तारित कोष सुविधा। तो यह IMF द्वारा अपने सदस्य देशों को उपलब्ध कराए जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसके अंतर्गत सदस्य देश अपने भुगतान संतुलन के संकट के समाधान के लिए किसी भी मात्रा में ऋण या सहायता ले सकते। तो क्या है, यह है एक मतलब ऐसा फंड है जिसके तहत कोई भी अगर संकट में कोई भी देश भुगतान संतुलन में है, असंतुलन जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो संकट में है, तो उसके लिए यह यहाँ से
कोई भी देश क्या कर सकता है कि ऋण या सहायता ले सकता है। तो इसके लिए सदस्य देशों को यहाँ पे IMF सॉरी ए से लिख गया है, एफ के साथ एक समझौता, मतलब हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार है उसके साथ समझौता करना पड़ता है और हस्ताक्षर उसके करना पड़ता है। तो यह लेकिन इसके लिए क्या करता है कि जो IMF है कुछ शर्त रखती है कि अगर आपको मतलब कि फंड तो मिल जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिग्नेचर करना पड़ेगा। इसको हम लोग भारत के संदर्भ में देखें तो 1990 के दशक में क्या हुआ था कि भारत पे जो संकट भुगतान संतुलन संकट की स्थिति आ गई थी, जिसमें कि भारत को बैंक ऑफ जो लंदन है वहाँ पे कुछ अपने रुपये, और पंजाब में बार बार मैं पंजाब बोल रही हूँ सॉरी, मतलब कि जो जापान है और लंदन है वहाँ पे अपने जो विदेशी मुद्रा भंडार को रखा था। और उसके बदले में क्या हुआ था कि जो IMF है उसको EFF के तहत क्या किया था कि उसको ऋण दिया था। तो इसके लिए क्या करता है, ऋण देने से पहले भी क्या करता है कि जो IMF है वो कुछ कंडीशन रखता है। अगर इसके लिए कंडीशन है कि 1900 मतलब जैसे कि जो भी कंडीशन है, तो उसमें कंडीशन है कि रुपये का मूल्य, अगर उसने भारत के समक्ष जो कंडीशन रखा था वो रखा था कि रुपये का अवमूल्यन करना होगा, अर्थात 22% तक कम करना पड़ेगा। और सीमा शुल्क यानी कि सीमा शुल्क है कि यहाँ पे 130% से घटा के 30% तक लाना है। और तीसरा देख रहे हैं, सीमा शुल्क में कटौती पूर्ति के लिए सेनवेट 20% तक बढ़ाना है और फिर सरकारी व्यय में कटौती करना है। सीधे सीधे इसको LPG के दौर से हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पे उदारीकरण की व्यवस्था को लागू करने के लिए मतलब कि जो IMF ने अपना इसके अंतर्गत शर्त रखा था, जो वो रुपया दिया उसके बदले में, तो उसके अंतर्गत उदारीकरण के अंतर्गत विभिन्न जो शर्त रखी उसको उदारीकरण के अंतर्गत आता है। तो इसमें विभिन्न शर्तें रखी थी। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है उसमें यह है कि ये विस्तारित को सुविधा क्या है, और फिर यह मतलब कि यह जो समझौता होता है वो IMF किस तरह का सुधार की बात करता है, मतलब शर्त जो रखता है वो किसी देश में किस तरह के सुधार की बात करता है। तो उसमें आप देख रहे हैं संरचनात्मक सुधार, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करता है। और भारत में इसके लिए 1990-91 में वित्तीय संकट के दौरान इसका प्रयोग किया गया था। EFF के सुविधा को प्रयोग किया गया था। तो ये हमारा रहा विस्तारित को सुविधा। आगे देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि ये करेंसी का आप लोग देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ करेंसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी। तो इसमें है कड़ी मुद्रा, मुलायम मुद्रा और हॉट करेंसी। तो इसको हम लोग देख रहे हैं बारी बारी से। तो इसमें लिखा है कि वह मुद्रा जिनकी आवश्यकता सभी देशों को होती है। इन मुद्राओं में विश्व के देशों द्वारा विश्वास जताया जाता है तथा इसकी हमेशा कमी रहती है, जैसे कि डॉलर हो गया, स्टर्लिंग हो गया, जापानी येन हो गया। तो इसके अंतर्गत जो कड़ी मुद्रा है इसको ये सब आते हैं। और ये मतलब कि इसका हमेशा कमी, किसी भी देश में इसकी हमेशा कमी बनी रहती है। और पूरा लगभग सभी देशों द्वारा इस पर विश्वास जताया जाता है। जैसे वर्तमान में ये सभी मुद्राएं हैं। मुलायम मुद्रा क्या होता है, यानी सॉफ्ट करेंसी, वह मुद्रा जो किसी देश के विदेशी विनिमय बाजार में आसानी से उपलब्ध हो उसको हम लोग कहेंगे मुलायम मुद्रा या सॉफ्ट करेंसी। तो रुपया जब विदेशी विनिमय बाजार में रुपये के मूल्य में गिरावट आ जाती है तो उस स्थिति में सॉफ्ट करेंसी कही जाएगी। अगर मुद्रा का मूल्य गिर जाता है विदेशी बाजार में, विनिमय बाजार में, तो वो क्या होता है, आसानी से हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, कोई प्राप्त कर सकता है किसी भी। तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट करेंसी हो जाएगी। और आगे हम लोग देख रहे हैं कि उष्ण मुद्रा या फिर हॉट करेंसी। तो किसी भी कारण से अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था से कड़ी मुद्रा का बाह्य पलायन हो तो उस कड़ी मुद्रा हॉट करेंसी कही जाएगी। जैसे कि कोई भी मुद्रा है
तुरंत उसका मतलब पलायन हो, मतलब तुरंत और वो वहाँ से मार्केट से चली जाए, इतनी तेज उस क्षमता रखती है कि वहाँ से गायब हो जाए, तो उसको कहते हैं इसी को जो कड़ी मुद्रा ही उस स्थिति में हॉट करेंसी का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि 2008 के वित्तीय संकट में ग्रीस, पुर्तगाल तथा स्पेन से विदेशी निवेशक अपने निवेश डॉलर के रूप में तेजी से वापस लेने लगे, तब यह डॉलर इस समय हॉट करेंसी कही गई। जैसे कि जो 2008 के आर्थिक संकट आप लोग सभी जानते हैं, जो अमेरिका में आया था, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन इत्यादि जगहों से जो विदेशी निवेशक थे, तो वो क्या कहे, डॉलर को सभी मतलब कि अपने निवेश को वापस लेने लगे। तो ये क्या हुआ कि डॉलर तुरंत यहाँ से पलायन कर गया। तो इस स्थिति में जो भी कड़ी मुद्रा है वो हॉट करेंसी कही जाएगी। आगे हम देख रहे हैं सस्ती मुद्रा या फिर चीप करेंसी। तो सस्ती मुद्रा जो सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध हो, तो जो मुद्रा सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध हो उसको कहेंगे सस्ती मुद्रा। ठीक, जैसे कि मतलब उसकी उतनी डिमांड नहीं होती है, तो सस्ते ब्याज दरों पे भी उपलब्ध हो। अगर हम मान लें कि जैसे कि अगर हम नेपाल चले जाएं तो वहाँ की जो मुद्रा है तो वो हमें सस्ते ब्याज दरों पे मिल जाती है, तो उसे कहेंगे चीप करेंसी। और इसका ये शब्दावली का सबसे प्रयोग किया गया था J.M. किन्स द्वारा, जो प्रख्यात अर्थशास्त्री थे 1929 में। ये अमेरिका के अर्थशास्त्री थे और 1929 के आर्थिक मंदी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने अच्छे तरह से क्लियर किया है। तो इन्होंने दिया था सस्ती मुद्रा का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे हम लोग देख रहे हैं महंगी मुद्रा, डियर करेंसी। इस शब्दावली का प्रयोग J.M. किन्स द्वारा नहीं किया गया था, अर्थात अन्य विद्वानों या शास्त्रियों द्वारा किया गया था। क्योंकि अक्सर इसको मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि अक्सर ये हम लोग सस्ती मुद्रा का ये इन्होंने कंसेप्ट दिया, तो क्या महंगी मुद्रा का भी यही दिए होंगे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट दिया गया है ये अन्य विद्वानों या अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है। तो ये क्या होता है, जब सरकार बॉन्ड जारी करती है तो जिस मुद्रा का प्रवाह सरकार के कोष में होता है उसे महंगी मुद्रा कहते हैं। जैसे कि अगर बॉन्ड जारी करती है, मतलब अपनी कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी है या फिर सरकार है, वो बॉन्ड आवश्यक जो आर्थिक आवश्यकता है उसके लिए बॉन्ड जारी करती है, तो वो बॉन्ड जारी करती है, उसके थ्रू जो उसके पास कोई भी मुद्रा मतलब तेजी से जाता है तो वो क्या होता है, महंगी मुद्रा कहलाता है। तो ये मुद्रा बढ़ी हुई ब्याज दरों पर उपलब्ध होती है, अर्थात इस सीधे सीधे कॉन्सेप्ट, ये सस्ती मुद्रा है, सस्ती ब्याज दर पर मिलेगी, और जो ये है बढ़े हुए ब्याज दरों पे आप लोगों को मिलेगी, तो जिसे कहेंगे महंगी मुद्रा। आगे हम लोग देख रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो ये क्या है, ऐसा क्षेत्र होते हैं जिनके लिए आर्थिक कानून देश के अन्य प्रदेशों के आर्थिक कानून से उदार होते हैं। समान रूप से यहाँ बैंकिंग व श्रम से जुड़े कार्य रहते हैं, परंतु पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति। जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हम सीधे से तात्पर्य समझें कि ऐसा मतलब कि ऐसा क्षेत्र कोई भी और मतलब कि किसी देश की एरिया बेस्ड हो सकता है। जैसे कि अगर भारत में हम मान लें तो भारत में क्या होता है कि भारत में आपका नोएडा हो गया कुछ, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया कुछ, तो ये किसी गुजरात का क्षेत्र हो गया, तो ये किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखा जाता है, विशेष आर्थिक जोन के अंतर्गत रखा जाता है, जहाँ पे कोई भी मतलब कि शुल्क मतलब कि वहाँ पे शुल्क कच्चे माल होते हैं उसके मुक्त आया, मतलब कि वहाँ शुल्क नहीं लगता है, टैरिफ कोई नहीं रहता है, मतलब टैक्स वगैरह कम लगता ही नहीं है कच्चे मालों पे। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे बड़े स्तर पे
देशी व विदेशी निवेश को आकर्षित करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। जैसे कि अगर अगर विशेष क्षेत्र के विकास करना है तो वहाँ पे अगर हम शुल्क, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे कोई इस तरह से माल के आयात निर्यात पे, तो क्या होगा कि वहाँ पे बड़े स्तर पे क्या होगा कि विदेशी आकर्षित होंगे और वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जिससे कि उनका फ़ायदा हो तो इस क्षेत्र का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे बड़े पैमाने पे क्या होगा कि विकास होगा, क्योंकि विभिन्न तरह के वहाँ पे कंपनी स्थापित किए जाएंगे, मॉल खोले जाएंगे, या फिर क्योंकि वहाँ पे शुल्क मुक्त जो भी है टैरिफ वहाँ पे नहीं लग रही है, तो इस तरह से तो इसका कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया जाता है, किसी विशेष क्षेत्र को विकसित करने के लिए इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र का बनाया जाता है। यह बड़े स्तर पर देशी और विदेशी ये जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर है भारत सरकार ने अप्रैल 2000 में आर्थिक क्षेत्र नीति अपनाई, जिसे बाद में सेज नियम 2005-6 द्वारा ठोस बनाया गया। तो भारत ने अगर कहा जाए कि कब इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अपनाया था, तो ये अपनाई थी, मतलब कि आर्थिक नीति अपनाई की थी, लेकिन इसे ठोस कानून द्वारा 2005-6 में लाया गया। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत के कुछ प्रमुख सेज क्षेत्र हैं, जिसमें नोएडा है, यूपी में कांडला जो है, सूरत में, कोची केरल में है, और चेन्नई है इत्यादि। तो वर्तमान समय में जो हम देखें महाराष्ट्र में इसकी संख्या ज़्यादा है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आते हैं। वैसे ये मतलब ये तो नहीं पूछेगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से क्षेत्र हैं, लेकिन हम लोग को एक मतलब कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इसको हम लोग देखते हुए चलें, क्योंकि इस तरह से हम लोग को ज़्यादा अच्छे तरह से याद रहेगा। तो आप लोग देख लिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है और ये किस तरह से यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, तो हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं गार। तो ये है जनरल एंटी अवेडेंस रूल। तो यह है टैक्स बचाव विरोधी नियम है, इसे वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है। यह नियम राउंड ट्रिपिंग और ट्रीटी शॉपिंग के लिए करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई के लिए लाया गया और 1 अप्रैल 2017 से लागू है। इसके अंतर्गत दोषी पाए गए कंपनी से पुनः कर वसूली की जाएगी। तो ये क्या है, गार क्या है, यह टैक्स विरोधी नियम है। मतलब कि जैसे कि अगर कोई टैक्स नहीं देता है, चोरी करता है, उसके लिए, और किसके लिए, जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उसके लिए। तो इसके तहत मतलब कि ये जो आ रहे हैं राउंड ट्रिपिंग या ट्रीटी शॉपिंग, इन कंपनियों पे कार्रवाई करने के लिए। और फिलहाल में हमारा जो है ये जो करंट में है ये लागू है, गार लागू है, क्योंकि ये अप्रैल 2017 से ही ये लागू हो गया है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि अगर कोई भी कंपनी अगर अपना टैक्स से बची रही है तो उसे पुनः उससे टैक्स वसूली किया जा सकता है। तो हम लोग जान लें कि ये राउंड ट्रिपिंग क्या है। तो इसके लिए पहले जानना है ज़रूरी है कि DTA क्या है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है। यह किसी देश के साथ व्यापार, आयात निर्यात पर करों से मुक्त रखता है। जैसे कि अगर ये एक देश दूसरे देश द्वारा इस एग्रीमेंट करते हैं, और क्या करता है कि वो देश अगर भारत अभी अगर मतलब मॉरिशस और सिंगापुर, केन्या से किया गया है, तो अगर भारत अगर उस देश से ये DTA एग्रीमेंट किया है, तो इसके वहाँ पे अगर व्यापार करेगा, वो यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा कि आयात निर्यात पर कोई नहीं शुल्क लगेगा, मुक्त रहेगा, तो शुल्क मुक्त रहेगा। तो इसका फ़ायदा जो है मतलब कि कुछ कंपनियां उठाती हैं, जो अगर भारत की घरेलू कंपनियां उठाती हैं, अगर भारत की कंपनियां क्या करती हैं कि चालाकी खेलती हैं और जाके ये क्या करती हैं कि वो जो जैसे मॉरिशस हो गया और केन्या हो गया, उन देशों में क्या करती हैं, जाके अपना कंपनी स्थापित करती हैं, जो मतलब कि नकली होता है एक तरह से, और फिर क्या करती हैं, वहाँ से भारत में आयात निर्यात करती हैं, जिसका लाभ भी उठाती हैं। और उसके लिए क्योंकि वो उस समय क्या कही जाती हैं कि ये मॉरिशस या सिंगापुर या केन्या की कंपनियां हैं, तो उस समय सरकार उस पर कोई टैक्स भी लागू नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह से ये तो सरकार के साथ धोखा हुआ, क्योंकि वो भारत की ही कंपनियां रहती हैं, तो इस पे
इसके लिए सरकार ये नियम लाया ताकि इनके बारे में पता किया जा सकते और उस पर कठोर कार्रवाई किया जा सके और फिर पुनः उनसे ऋण वसूला जा सके। ठीक, तो जैसे कि इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, भारत की टाटा मॉरिशस में कोई भी कंपनी स्थापित करे और फिर भारत में आकर उसका लाभ उठाए। जैसे कि टाटा, ऐसा तो टाटा नहीं है, सॉरी, मतलब कि ये नहीं हो सकता, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे जाती है और वहाँ से अगर अपनी कोई कंपनी स्थापित करती है, छोटी मोटी या फिर नकली टाइप की कंपनी स्थापित करती है और फिर यहाँ पे क्या करती है कि यहाँ से व्यापार व्यवसाय करती है और उस पर क्या करे, सरकार तो इसको कोई टैक्स नहीं पे मतलब लेगी। तो इस तरह से सरकार के साथ धोखा हुआ और ये गलत है। तो ये इसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। ट्रीटी शॉपिंग क्या है? जब डीटीए कंट्री से हटकर अन्य देश डीटीए कंट्री जो कंट्री है के साथ जाकर कोई नकली कंपनी खोल कर भारत में व्यापारिक सुविधा उठाए। सीधे सीधे ये मान लें कि जैसे कि अगर हमारा घरेलू कंपनी कोई नहीं है, भारतीय कंपनी नहीं कोई नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया या फिर जर्मनी हो गया, कोई भी देश हो गया, तो वो क्या करे कि जो हम लोगों ने डीटीए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जिन देशों के साथ किया है, वहाँ पे जाकर ये अपनी कंपनी स्थापित करें और वो भी उतनी मतलब कि ये भी सिर्फ लाभ लेने के लिए स्थापित करें और फिर वहाँ से स्थापित करके भारत में व्यापार और आयात निर्यात करें। तो ये भी इसे कहेंगे ट्रीटी शॉपिंग। तो इन दोनों की जो गतिविधियाँ हैं उस पर उसको देखने के लिए गहराई से और इन दोनों को पुनः इस पे दोषी पाए जाने पर पुनः जो कर वसूली करने के लिए एक नियम लाया गया, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो ये नियम इनके लिए बनाया गया और इसको लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2017 से। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट में ही इसको लागू किया गया है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग केयरफुली याद रखिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतना ही किए और फिर आगे हम लोग आगे इकोनॉमी के जो डिस्कशन है वो जारी रहेंगे और आगे हम लोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन और भारत, मतलब जो भी भारत से जो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी से संबंधित संगठन है उसको करेंगे और फिर मतलब कि भारत के साथ उसके संबंध को दिखाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संगठन काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। तो और फिर हमारे लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मतलब कि किसी भी तरह से करना है, ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। और दोस्त, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है या फिर कोई कमी आप लोग को नज़र आती है तो कृपया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आपकी कोई भी कमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसमें सुधार कर सकते हैं और अच्छे तरह से आपको मतलब कि कोई भी मैटर अवेलेबल करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।